तो चलिए, प्रयागराज में जो हंगामा था उसमें छात्रों की आधी मांगे तो मंजूर कर ली गई हैं और अब जो है एक ही शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी। लेकिन अब लौटते हैं एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या पर, जो दिल्ली एनसीआर की समस्या तो है ही, और भी राज्यों की है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस वक्त दिल्ली में बनी हुई है बढ़ता हुआ प्रदूषण। गुरुवार की सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स औसतन 426 रहा। दिल्ली दुनिया में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बनी रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी ने सुबह 7 बजे जो आंकड़े जारी किए उसके अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। आनंद विहार का एक्यूआई 473, द्वारका का 458, आरके पुरम का 454, मुंडका का 460 और चांदनी चौक का 407 दर्ज किया गया। इन आंकड़ों के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि इनके मतलब क्या हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का जो मानक है वो 100 पर है, यानी AQI 100 के नीचे रहना चाहिए। 100 के ऊपर प्रदूषण माना जाता है और यहाँ हम बात कर रहे हैं 400 साढ़े 400 की। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार शहर में वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी में गिरावट से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप 2 के तहत प्रदूषण नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करेगी। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान गोपाल राय ने खराब होते हालात के लिए शांत हवाओं और तापमान में गिरावट को जिम्मेदार ठहराया है। ये भी कहा कि ग्रैप 3 अभी लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि कल से स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। तो आपको पहले सुनाते हैं गोपाल राय ने आज क्या कहा है इस समस्या को लेकर। कल से पुनः जो है प्रदूषण का स्तर जो अचानक हवा की गति कम होने से और टेम्परेचर बर्फबारी की वजह से जो डाउन हुआ है, उससे जो एक विशेष परिस्थिति बनी है, इसमें सुधार होने की संभावना है। और इसीलिए अभी दिल्ली के अंदर ग्रैप 3 CAQM ने कल बैठक किया था। सारी परिस्थितियों पर आकलन करने के बाद यह निर्णय लिया कि अभी ग्रैप 3 दिल्ली में नहीं लगाया जा रहा है। ग्रैप 2 के तहत और कंसंट्रेटेड तरीके से जो अभियान है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उनको जारी रखा जाएगा। तो ग्रैप 3 नहीं लगाया जा रहा है, ये कह रहे हैं गोपाल राय, और ये भी उम्मीद जता रहे हैं कि हवा का रुख बदलेगा तो प्रदूषण जो है वो बेहतर हो जाएगा। यानी प्रदूषण की स्थिति दिल्ली और उसके आसपास की हवा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ग्रैप के वैसे 4 चरण बनाए गए हैं। आपको दिखाते हैं कि क्या है ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, यानी एक एक करके ये एक्शन प्लान लागू किया जाता है जब प्रदूषण हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ग्रैप 1 तब लगाया जाता है जब हवा की गुणवत्ता यानी कि AQI 201 से 300 यानी कि खराब स्थिति में पहुंच जाती है, जो कि दिल्ली में अक्सर रहता है। ग्रैप 2 तब लागू किया जाता है जब AQI 301 से 400 तक पहुंच जाता है और हवा की गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब हो जाती है, यानी कि ये पुअर कंडीशन में आती है। AQI जब 401 से 450 पे आ जाए तो ग्रैप 3 लागू किया जाता है और 450 से ज़्यादा होने पर ग्रैप 4 लागू किया जाता है। यानी कि ये एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान है कि अगर इतना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ेगा तो फिर सरकारें इसको किस तरह से टैकल करेंगी। अब आपको कुछ डिटेल दिखा दें कि ग्रैप 3 जो होता है उसमें होता क्या है। वो इसलिए क्योंकि ग्रैप 2 तो पहले से लागू था। अब ग्रैप 3 के बारे में मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि अभी लागू करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उम्मीद है कि प्रदूषण कल से शायद बेहतर हो जाए अगर हवा में तेज़ी आती है तो ग्रैप 3 में होता क्या है, इन चीज़ों पर रोक लगाई जाती है। दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाले वाहन BS3 या इसके नीचे के मानक वाले MGV पर रोक लग जाएगी अगर ग्रैप 3 लागू होता है। पूरे NCR में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध रहता है। इसके अलावा खनन से जुड़ी गतिविधियों यानी माइनिंग में भी रोक होती है और साथ साथ प्रमुख सड़कों पर प्रतिदिन पानी का छिड़काव करना ज़रूरी होता है। तो इसमें एक डिफरेंस ये है कि माइनिंग की कार्रवाई जो है वो रोकनी होगी और डीजल वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगानी होगी, जो कि अभी नहीं किया गया है। लेकिन प्रदूषण की स्थिति इतनी बुरी है कि दिल्ली आज दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में दूसरे नंबर पर रही। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से आपको दिखा दें कि आज तस्वीर क्या थी। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि इसके कारण गुरुवार को बहुत सारी उड़ानें प्रभावित हुई। विजिबिलिटी यानी नज़र नहीं आ रहा था कि फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड कैसे करेंगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर 300 से ज़्यादा उड़ानों में देरी हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से ट्वीट
करके यात्रियों के लिए सलाह जारी की गई और कहा गया कि दिल्ली एयरपोर्ट पे लो विजिबिलिटी से निपटने की प्रक्रिया चल रही है। यात्रियों से अनुरोध है कि उड़ानों की जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वायनाड से दिल्ली पहुंची और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके चिंता जाहिर की और लिखा कि वायनाड से दिल्ली वापस आई, वहां पर AQI 35 है, लेकिन दिल्ली में प्रवेश करते ही लगा जैसे गैस चेंबर में प्रवेश कर रहे हैं। दिल्ली का प्रदूषण हर साल बदतर होता जा रहा है। हमें वास्तव में एक साथ मिलकर समाधान ढूंढना चाहिए। तो लोग परेशान हैं, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण या दिल्ली NCR में प्रदूषण पर राजनीति भी जोर शोर से चल रही है। इसमें प्रदूषण से लड़ने की गंभीरता कहीं खोती जा रही है। बीजेपी का कहना है कि प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये स्थिति दिल्ली के लिए बहुत खतरनाक है। पता नहीं चल रहा है कि इंडिया गेट इधर है या पीछे है। ये कर्तव्य पथ की स्थिति है और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन बद से बदतर होता जा रहा है, जिसका मूल कारण अरविंद केजरीवाल की सरकार का नकारापन है। ये सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करती है। मैं आज अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, पिछले 10 सालों में कोई एनवायरमेंटल प्लान दिल्ली के लिए बनाया हो तो बताइए। कोई विजन नहीं है। दिल्ली में एयर पोल्यूशन अरविंद केजरीवाल के पंजाब का पराली का धुआं और PM 2.5 जो डस्ट से पैदा होता है, इसका मूल कारण है। प्रदूषण पर राजनीति हो रही है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इसके ऊपर रिएक्शन दे रही हैं, पर बात यह है कि जब तक मिलकर काम नहीं किया जाएगा तब तक प्रदूषण से लड़ना असंभव है। सुनते हैं, आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेता मुमताज पटेल इस पर क्या कह रही हैं। तो जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में नहीं थी और वो दिल्ली में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम पंजाब के साथ डील करेंगे। पंजाब में जब हमारी सरकार आएगी तो हम ये पराली जलाने वाला जो सिलसिला है इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उसको ठीक करेंगे। पर आज जब आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में भी है, तो अब सडनली जो है इल्ज़ाम और ब्लेम शिफ्ट हो रहा है हरियाणा पे, यूपी पे। तो एक तरीके से आपको आम आदमी पार्टी सरकार उल्लू बना रही है और काम नहीं करना है। सिर्फ जो पब्लिसिटी है, मार्केटिंग है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम है, उसी से उन्होंने अपना 10 वर्ष निकाल दिया सरकार में। मैं दिल्ली की जनता से अपील करूंगी कि सोच समझ के अगले चुनाव में आप वोट दें। इससे लोग परेशान हैं, पॉलिटिक्स जोर शोर से हो रही है। प्रदूषण पर सख्ती के लिए गंभीरता साल भर से नज़र नहीं आ रही है और हालत ये है कि इस वक्त दिल्ली में प्रदूषण जो है वो अपने चरम पर है। देखिए, पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है इधर, क्योंकि हम लोग तो फ्रीक्वेंट जॉग करने आते हैं। बट अभी तो आप देख सकते हो कि इंडिया गेट ना इधर दिख रहा है ना उधर राष्ट्रपति भवन, कुछ नहीं दिख रहा है। उसकी वजह से आँखों में जलन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये तो प्रॉब्लम है, प्लस थोड़ा सफोकेशन भी हो रहा है, इसलिए मास्क पहन करके करना पड़ रहा है जॉगिंग। ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये तो हर साल ही बढ़ता है, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती है, सिर्फ नाम के लिए, क्या पता नहीं। पहले ऐसे लोग दौड़ लगा लेते हैं, पहले ऐसे दौड़ भी नहीं लगा सकते। पोल्यूशन में कहाँ लगेगी दौड़? आप देख रहे हो पूरी तरफ, सारी तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आँखों में जलन होती है, और जो अस्थमा सांस के पेशेंट हैं उनको तो और भी प्रॉब्लम होती होगी इस मौसम में। तो प्रदूषण पर ये बातचीत हम जारी रखेंगे और लगातार इस पर बात करते रहेंगे, क्योंकि इसका समाधान निकलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पॉलिटिशियंस जो हैं, नेता जो हैं, वो एक दूसरे पर अभी भी सिर्फ इल्ज़ाम डाल रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि पंजाब के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो दिल्ली ही नहीं पाकिस्तान से भी लग रहे हैं, पर क्या कह रहे हैं भगवंत मान। और साथ ही एक गंभीर चर्चा इस पर कि इसके लिए करना क्या ज़रूरी है इस वक्त के प्रदूषण कम हो। तो बात कर रहे हैं हम प्रदूषण की और जहरीली हवा की, जो दिल्ली NCR से लेकर पाकिस्तान के कुछ शहरों पर भी छाई हुई है। और सवाल यही है कि कब बदलेगी ये दमघोंटू हवा और हम इसके लिए कर क्या रहे हैं। लेकिन इस बार दिल्ली के साथ साथ पाकिस्तान के पंजाब की राजधानी लाहौर भी स्मॉग के कारण त्राही त्राही कर रही है। लाहौर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था। दिल्ली और लाहौर में इस बार एक बात कॉमन है, दोनों शहरों की जहरीली हवा के लिए कथित तौर पर पंजाब
और हरियाणा जिम्मेदार माना जा रहा है। कमाल की बात यह है कि पहले हरियाणा और पंजाब में जलने वाली पराली को दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराया जाता था। अब पाकिस्तान भी यही आरोप लगा रहा है। पाकिस्तानी पंजाब के पर्यावरण अधिकारियों ने इसका ठीकरा भारत के पंजाब में जलाई जा रही पराली के कारण आ रहे धुएं पर फोड़ा। पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने इस समस्या पर बहुत ही शायराना अंदाज में कहा कि हवाएं नहीं जानती कि सरहद के बीच में लकीरें हैं। उन्होंने कहा कि वो स्मॉग के मुद्दे पर भारत के हिस्से वाले पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की सोच रही हैं कि हमें स्मॉग की समस्या का हल मिलकर निकालना होगा, क्योंकि ये राजनीतिक नहीं मानवीय मुद्दा है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस पर ये मजाक कर रहे हैं। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਸ਼ਰੀਫ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰਆਂ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਧੂੰਆਂ ਗੇੜੇ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲਦਾ। भगवंत मान ने तो अपनी कॉमेडी के अंदाज में एक बड़ी गंभीर बात ये कह दी कि हवा क्या सिर्फ गोल गोल घूम रही है और सारा ठीकरा पंजाब पे फोड़ा जा रहा है। वही पंजाब की हवा लाहौर पहुंच के प्रदूषण फैला रही है, वही पंजाब की हवा दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फैला रही है। लेकिन सच ये है कि प्रदूषण की वजह और भी हैं। पराली से उठता हुआ धुआं इस वक्त इस मौसम में एक उसका बड़ा कारण होता है। और क्या सिर्फ हम हवा के बदलने का इंतज़ार करेंगे, कुदरत के भरोसे रहेंगे कि कब हवा बदलेगी और कब प्रदूषण कम हो जाएगा? ये सच है कि हवा का इसमें बड़ा रोल है। हमारे साथ जुड़े हैं इस पर बातचीत करने के लिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से विवेक चट्टोपाध्याय। विवेक जी, आपने सुना भगवंत मान को। पंजाब जो पाकिस्तान में है वहाँ पे भी जो स्मॉग फैला है उसके लिए भी इन्हें जिम्मेदार बताया जा रहा है, पंजाब की पराली को। और दिल्ली एनसीआर में तो है ही, लेकिन हवाओं का रुख इस समय है क्या? हवा रुकी हुई है और यहाँ पे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ये उम्मीद जता रहे हैं कि हवा का रुख बदल जाएगा तो ये प्रदूषण कम हो जाएगा। कितनी सच्चाई है इसमें? क्या है वेदर कंडीशंस? देखिए, अभी जो दिल्ली का जो आंकड़ा है वो दिखा रहा है कि 30% कंट्रीब्यूशन पराली का है और लगभग 60% या 60 से कम, तकरीबन 50% दिल्ली और एनसीआर के शहरों का है। तो डेफिनेटली वहां से नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन से हवाएं इधर आ रही हैं, तो उसका कंट्रीब्यूशन दिल्ली में उभर के आ रहा है। और ओवरऑल जो वर्ल्ड बैंक की स्टडी से बात सामने आई थी कि जो कंट्रीब्यूशन होता है पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब और या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन भारतवर्ष के नॉर्दर्न इंडिया में वो तकरीबन 30% रहता है प्रदूषण में। परंतु चूंकि पंजाब का जो क्षेत्र है भारत का और पाकिस्तान का, वो एक ही एयर शेड में आता है, यानी एक ही हवा के क्षेत्र में आता है। यानी कि पूरा पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और ये जो इलाका है, तो यहाँ हवा एक तरह से बिहेव करती है। प्रदूषण जो होता है वो एक तरह से फैलता है। तो वहाँ के जो लोकल सोर्सेस है वो यहाँ के पॉल्यूशन करती हैं, और अगर हवा का डायरेक्शन रुख उस तरफ है तो वहां भी जा सकता तो है। मिलकर ही तो मेरे इसका ख्याल समाधान से निकालना पड़ेगा। ये सिर्फ दिल्ली समाधान दोनों को निकालना होगा, और ये भी देखना होगा कि अगर वहां के स्रोत दूसरे हैं तो वो यहाँ पॉल्यूट कर रही होंगी। पर तो अभी मेरे जो ख्याल दिल्ली से एनसीआर के ऊपर प्रदूषण फैला हुआ है उसमें पंजाब की पराली जलाने का जो स्टबल है उसको जलाने का कंट्रीब्यूशन अब बता रहे हैं कि 30%, और हवा भी थमी हुई है। तो मंत्री, पर्यावरण मंत्री जो उम्मीद जता रहे हैं कि हवा कुछ बदलेगी और प्रदूषण, अब ग्रैप 3 यहाँ लागू नहीं किया गया अभी क्योंकि उम्मीद है कि शायद हवा बदल जाएगी। तो क्या वेदर कंडीशंस हैं अभी और क्या उम्मीद है कि ये अप्रोच बिल्कुल ही सही नहीं है। अर्ली वार्निंग सिस्टम का मकसद ही ये है कि डेंजरस लेवल में हवा ना पहुंचे। तो 2 दिन जब हमारा ये फोरकास्टिंग बता रही है कि सीवियर कंडीशंस रहेंगी, तो इसके पहले एक्शन होना चाहिए, ना कि 2 दिन या 2.5 दिन अगर हम सीवियर कंडीशन में रहें, डेंजरस कंडीशन में, उसके बाद एक्शन लेने की बात सोची जाए। तो ये मेरे ख्याल से टफ है। जो AQI के लेवल्स हैं अलग अलग जगहों पे, औसतन भी आप देखिए तो 400 के तो ऊपर हर जगह पे है। तो ग्रैप 3 लागू होना चाहिए। इस समय किन एक्टिविटीज पे इमरजेंसी मेजर के तौर पे फौरन रोक लगाई जानी चाहिए? देखिए, एक तो बड़ा फैक्टर ये है कि जो पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं
उसमें तो कंट्रोल होना ही चाहिए। आप इसेंशियल यानी डीजल व्हीकल्स जो आ रही है शहर में बाहर से वो तो खैर सीवियर लेवल में होता है कि ट्रक्स का बैन होता है, वो संभव नहीं हो पाएगा। परंतु जैसे कि पुरानी गाड़ियां हैं, अभी ये BS3 के पहले की जो गाड़ियां हैं और BS3 डीजल की गाड़ियां हैं, उसमें भी आप बैन कर सकते हैं। इवन कारपूलिंग के लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री क्यों नहीं कर देते? बट इमरजेंसी मेजर्स में क्या किया जाता है विवेक जी? जैसे ग्रैब 3 लागू अगर करने की बात हो, और अब जिस तरह का प्रदूषण अभी दिखाई दे रहा है दूसरे शहरों में, दुनिया के दूसरे शहरों में, चाहे हम बात चीन की करें, चाहे बात हम लंदन की करें या न्यूयॉर्क की करें, किस तरह के इमरजेंसी मेजर्स लिए जाते हैं कि अगर इतना ज़्यादा प्रदूषण है तो उसे हम इमरजेंसी मेजर के तौर पे क्या कम करें? बाकी तो पॉलिसी प्लानिंग की फेलियर वो तो है ही, बट क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं अभी? डीजल व्हीकल्स में रेस्ट्रिक्शंस कर दिया जाता है। पेरिस और सियोल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया गया है। पास्ट में भी जब प्रदूषण का लेवल बहुत हाई हो जाता है, इवन स्कूल्स की छुट्टियां कर दी जाती है। क्या पता क्यों ये निर्णय नहीं लिया गया। पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज जो कोल में चल रहे हैं या जो मानकों का पालन नहीं करती हैं, उन्हें बंद कर दिया जाता है। इस तरह के कई मेजर्स लिए जाते हैं। यहाँ ये है कि जो निर्णय लिए जाते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, परंतु एनफोर्समेंट काफी अहम मुद्दा होता है इसमें। ऑड एंड इवन भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। जब हाई लेवल में प्रदूषण पहुंच जाता है, यानी खतरनाक श्रेणी में अगर लगातार बना रहे, तो इस तरह से कई मेथड्स लिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ग्रैब के ऊपर ही हमें सिर्फ बने नहीं रहना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन डस्ट और इसका कंट्रीब्यूशन अभी लिमिटेड होता है। अभी कंबस्टन सोर्सेस यानी कुछ हम जलाते हैं, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट है, गार्बेज बर्निंग है, इनका काफी कंट्रीब्यूशन है, पराली बर्निंग। तो मेरे ख्याल से हमें काफी थॉटफुली एक्शन लेना होगा ताकि सीवियर या वेरी पुअर की कंडीशन ना बनी रहे। सीवियर कंडीशन इस समय बनी हुई है, उसके पहले वेरी पुअर कंडीशन थी। एक्शंस ये लेने चाहिए कि ये कंडीशन बनी ना रहे। विवेक चट्टोपाध्याय, धन्यवाद आपका। इस बीच दिल्ली और आसपास यानी NCR के लोग लगातार प्रदूषण से जूझ रहे हैं और एक इसका लॉन्ग टर्म असर पड़ता है सेहत पर, जो बहुत गंभीर है। एक ब्रेक ले रहे हैं हम, बात उसके बाद सेहत पर पड़ रहे एक और खतरे की, यानी कि डायबिटीज़। आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। दिखाएंगे आपको कि कैसे जीत सकते हैं डायबिटीज़ के खिलाफ, एक ब्रेक के बाद। देश में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। क्या हम डायबिटीज़ को हरा सकते हैं? क्या जीवन शैली में बदलाव से इस बीमारी से बचा जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको कुछ ग्राफिक के जरिए हम ये दिखा रहे हैं कि डायबिटीज़ के मामले में भारत की स्थिति इस समय क्या है और दुनिया में क्या स्थिति है। तो 2022 तक के जो आंकड़े हैं उसमें भारत में 21.2 करोड़ डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जबकि चीन में 14.8 करोड़ हैं, अमेरिका में 4.2 करोड़, पाकिस्तान में 3.6 करोड़, इंडोनेशिया में 2.5 करोड़, ब्राज़ील में 2.2 करोड़ और पूरी दुनिया में 82.8 करोड़। यानी कि भारत में इसका एक बड़ा हिस्सा है। ये भी सही है कि आबादी भी भारत की ज़्यादा है, इस हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, लेकिन चीन के मुकाबले भी भारत में ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। यहाँ पर जो लोग डॉक्टर के पास नहीं गए हैं डायबिटीज़ के बावजूद भी, वैसे भी सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो भारत में ही हैं। लांसेट की रिपोर्ट है। डायबिटीज़ का ख़तरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। पुरुषों को ख़तरा जो है वो 6.8 से बढ़कर 14.3% हो गया है। महिलाओं को ख़तरा जो बढ़ा है वो 6.9% से बढ़ के 13.9% हो गया है। तो डायबिटीज़ का ख़तरा लगातार बढ़ा है। 1990 से 2022 के बीच के अगर आंकड़े देखें तो महिलाओं को ख़तरा बढ़कर 24% हो गया है और जो पुरुषों को डायबिटीज़ से ख़तरा है वो बढ़कर 21.4% हो गया है। कम और मध्यम इनकम वाले देशों में ये अधिक बढ़ा है। ये दुनिया भर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी देश हैं दुनिया में जहाँ पर डायबिटीज़ की बीमारी बढ़ी नहीं है और इस बल्कि कम हुई है। तो आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से देश हैं।
इसमें जापान शामिल है, इसमें कनाडा शामिल है, फ्रांस है, स्पेन है, डेनमार्क है और ये भी लांसेट की रिपोर्ट है। तो इस पर हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से डायबिटीज़ को हराया जा सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ का हमारे शरीर पर क्या क्या असर पड़ता है ये भी हम समझ लेते हैं। पहले डायबिटीज़ सिर्फ अपने आप में एक बीमारी नहीं है, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों पर असर पड़ता है। तो पहले आपको एक ग्राफिक्स के ज़रिए ये दिखाते हैं कि डायबिटीज़ के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ग्राफिक दिखा दें हम डायबिटीज़ की असर के, कि आँखों की रोशनी इससे कम होती है अगर डायबिटीज़ की बीमारी के आप शिकार हैं। इसका असर किडनी पे भी पड़ता है, इससे दिल की बीमारी का ख़तरा भी बढ़ता है और जोड़ों में दर्द भी इससे बढ़ता है। तो इस वक्त हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान जुड़ गए हैं, एक ऐसे शख्स जिन्होंने एक संस्था का गठन किया जिसका नाम ही है फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज़। डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी जो सीईओ हैं फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज़ के, और डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी ने खान पान में बदलाव के ज़रिए इस तरह के उपाय सुझाए हैं लोगों को जिससे वो डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। साथ साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं पुलकित हांडा जिन्हें पहले डायबिटीज़ थी। तो डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी, मैं आपके पास आऊं उसके पहले पुलकित जी से ये जानना चाहती हूँ उन तमाम लोगों के फ़ायदे के लिए कि आपने अपनी डायबिटीज़ का रिवर्सल कैसे किया। बहुत सारे डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं जिन्हें बताया जाता है कि दवाई खाते रहना है और डायबिटीज़ के साथ ही जीना है। तो अब आप डायबिटीज़ फ्री हैं क्या पूरी तरह से? जी हाँ, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं लगभग 4-4.5 से कोई भी दवाई डायबिटीज़ के लिए नहीं ले रहा हूँ और 2012 में मुझे डिटेक्ट हुआ था कि मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, जिससे मुझे पता चला कि एक्चुअली मैं प्री डायबिटिक 3 साल से था, बट खान पान का ध्यान नहीं देना, वजन का ध्यान नहीं रखना और स्ट्रेस उसमें एक बहुत बड़ा चीज़ था। तो उसकी वजह से जब मुझे पता चला और मेरी जो पीपी लेवल था वो 517 था और HbA1c 11.7 आया, जो डॉक्टर ने बताया बहुत अलार्मिंग है और मैं समझ नहीं पाया ये क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैं अपने परिवार में अगर मैं बात करूं तो मैं पहला डायबिटिक हूं। तो मेरे पिताजी माताजी किसी को भी ये बीमारी नहीं थी एंड 8 साल तक मैं दवाई खाता गया। मैं ठीक था क्योंकि मैं अफोर्ड कर पा रहा था महंगी महंगी दवाइयाँ, और हर साल मेरी डोसेज मेरी डॉक्टर बढ़ा देती थी और मुझे लगता था अब दवाई खानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नोशन बनाया गया था कि आप दवाई खाइए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, ठीक रहेंगे। और मैं अंदर ही अंदर ढूंढ रहा था कोई ऐसी चीज कि अगर मेरे खान पान से ये मुझे डायबिटीज लगी है और ये जेनेटिक नहीं है तो इसका रिवर्सल भी कहीं ना कहीं होगा जी। और मेरी खुशकिस्मती थी कि 2019 में मुझे इस कोर्स के बारे में पता चला और पहले ही 10 दिन में मेरी दवाइयां बंद हो गई। अच्छा। और 1 महीने में कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद हो गई। तो मैं आपके पास वापस आऊंगी कि आपने कैसे ये किया, लेकिन आप डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी, फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज ये नाम ही है आपकी संस्था का, किस तरह से आप लोगों को आज़ादी दिला रहे हैं डायबिटीज से? सबसे पहले समझना है कि 1990 से 2022 तक जो रिपोर्ट लैंसेट की है उसमें क्या बदलाव आया है। तो मेन चीज जो हम जानते हैं कि लिबरलाइजेशन आया और इनकम बढ़ी। तो मेन प्रॉब्लम जो डायबिटीज का है वो है क्रॉनिक ओवर ईटिंग या क्रॉनिक कैलोरिक एक्सेस। मतलब धीरे धीरे करके जब आपकी कैलोरीज बढ़ने लग जाती है तो वो एक तरह से शरीर में चर्बी बढ़ा देती है। इसके अलावा इंडियंस और सब कॉन्टिनेंट, मतलब पाकिस्तान का भी आपने परसेंटेज दिखाया था, वो भी काफी हाई है उनके पॉपुलेशन के लिए। सो इंडिया, पाकिस्तान और पूरा साउथ एशिया में जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी जो है वो बीटा सेल, मतलब पैनक्रियास के अंदर जो सेल्स है जहां पे इंसुलिन बनता है वहां पे फैट जमा होने की ससेप्टेबिलिटी ज्यादा है जी। थोड़ा लिवर में फैट बढ़ना, थोड़ा पैनक्रियाज में फैट बढ़ना, इन चीजों की वजह से और कई सालों तक थोड़ा ज्यादा खाने की वजह से डायबिटीज एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में बढ़ते ही जा रहा है। तो ट्रीटमेंट में बहुत सिंपल है, खाना बंद मतलब एकदम बंद नहीं करना है लेकिन कम करना है और उसके पहले थोड़ा शरीर को अल्कलाइन करना है, क्योंकि एसिड बढ़ने से भी आपके शरीर में सूजन बढ़ती है
और इससे इंसुलिन का अवरोध बढ़ता है। यानी कि इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, अगर शरीर एसिडिक होता है उसको अल्कलाइज करना है। डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी, आप कुछ टिप हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे कि जब आप कह रहे हैं खाना बंद, तो किस किस्म का खाना बंद, मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट कम करें, किस तरह से खाना खाएं, थोड़ा कुछ आप टिप बताइएगा इसके लिए। टिप्स में सबसे पहले जो हमारा नाश्ता है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप पोहा, उपमा, इडली, डोसा जो वाइट राइस या ब्रोकन व्हीट से बना हुआ है तो उससे शुगर बहुत बढ़ेगी और वही शुगर चर्बी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो रेगुलर जो इंडियन नाश्ता है उसी में थोड़ा सा बदलाव लाकर अगर आप दाल की बनी हुई इडली, डोसा, ढोकला, अप्पे, चिले ये सब खाएं तो उससे शुगर कम बढ़ेगी, क्योंकि दाल में 60% कार्बोहाइड्रेट्स है और अनाज में 80% कार्बोहाइड्रेट है। तो ये पहले बदलाव करना चाहिए कि नाश्ता हमें ठीक करना है। और दूसरी टिप जो है वो है खाने में जब हम लंच या डिनर लेते हैं तब जो अनाज का प्रपोर्शन है वो प्लेट के 50 या 60% तक रहता है, तो वो हमें कम करना है। मतलब अगर एक रोटी ली है तो उसके साथ एक कटोरी दाल, एक कटोरी सब्जी, एक कटोरी सलाद, ये चारों चीजें 25% के हिसाब से खाएं। दूसरी रोटी लेनी है तो दूसरी कटोरी दाल, सब्जी, सलाद खाएं। अनाज थोड़ा कम करना है हमें लंच और डिनर में, और हो सके तो सुबह सुबह थोड़ी स्मूदी, शाम को थोड़े से भिगोए बादाम और अखरोट या बीज खाकर हम बॉडी को अल्कलाइन कर सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा रॉ फूड बढ़ाएंगे, 25-30% कर लेंगे, थोड़ा सा अनाज कम कर लेंगे और थोड़ा बॉडी अल्कलाइज करने के बाद थोड़े उपवास जो आप कर सकेंगे। रिवर्सल फ्रॉम, जो आप फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज कह रहे हैं, तो आप रिवर्सल कैसे करते हैं? क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर्स जो एलोपैथिक उपाय है उसमें सिर्फ दवा ही पे लोग रह जाते हैं और हर जिंदगी भर दवा खाते हैं, तो ये दवा छुड़ाते कैसे हैं आप लोगों की? हम लोग लोगों को ये डाइट और फिर एक्सरसाइज प्लान देकर उनको रिपोर्ट करने लगाते हैं उनकी शुगर्स डेली, और फिर हमारे डॉक्टर्स हैं, 150 लोगों की टीम है, धीरे धीरे करके आपकी शुगर जैसी कम हो रही है गोली धीरे धीरे कम की जाती है, सडनली बंद नहीं की जाती है। और ये एकमेव संस्था है जिसने इस साल में 450 लोगों को जीटीटी मतलब 15 चम्मच शक्कर खिलाकर नॉर्मल शुगर लाई है। आंकड़ा 451 है, उसमें से 150 सिटीज और कम से कम 12 कंट्रीज से लोग ये मुश्किल टेस्ट पास किए हैं। ये टेस्ट तभी करवाई जाती है जब गोलियां पूरी बंद हैं, HbA1c 6.5 के अंदर है, मतलब रेमिशन में गए हैं। पुलकित हांडा जी उसमें से एक है। ऐसे 451 आंकड़ा है, 70 से ज्यादा पूना से हैं, 60 से ज्यादा मुंबई से हैं, दिल्ली गुड़गांव से कुछ 25 लोग हैं। सो धीरे धीरे उनका वजन कम करना, स्ट्रेस कम करना, इन्फ्लेमेशन कम करना, उनको तगड़ा घोड़ा बनाना, मतलब उनको और फिट करना, सूर्य नमस्कार के लिए, रनिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए, और दवाइयां धीरे धीरे कम करके फिर उनको जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट देना। मतलब इसका इक्विवेलेंट है 4-5 जलेबी खाना। अगर कोई डायबिटिक बिना गोली के 4-5 जलेबी खा के नॉर्मल शुगर ला रहा है तो उसने सही में रिवर्स की है। ठीक है, धन्यवाद बहुत आपका। और पुलकित जी, आपने ये फ्रीडम पाली है डायबिटीज से, तो बहुत बड़ा मैसेज है तमाम लोगों के लिए कि डायबिटीज रिवर्स की जा सकती है, आप जीत हासिल कर सकते हैं उस पर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं नगमा। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर जब आप डायबिटीज रिवर्स करते हैं। और थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि डायबिटीज अपने आप में बीमारी नहीं है, बट जो हृदय रोग है, घुटनों की प्रॉब्लम है, ये उससे बचाता है, जो और डेंजरस चलता है। जितना आप गोलियां खाते रहते हैं और लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं लाते हैं, तो कोई डायबिटीज से इशू इतना नहीं है, बट जितना उसके साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे आपने आंखों का बताया, हार्ट का बताया, किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये उनका रिवर्सल भी हो रहा है। तो ये मुझे ऐसा लगता है जी उनका भी रिवर्सल हो सकता है। ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव संदेश है तमाम लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वो तमाम डायबिटिक्स के लिए ये संदेश है कि खान पान में आप बदलाव करें तो फ्रीडम मिल सकती है डायबिटीज़ से। बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली के मेयर चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। इस मतदान में सांसद स्वाति मालीवाल समेत कांग्रेस के 7 पार्षदों ने हिस्सा नहीं लिया है। वोटिंग से कुछ देर पहले ये खबर भी आ गई कि कांग्रेस पार्षद सबीला बेगम ने इस्तीफा दे दिया है।